देखो, मैं जो होमवर्क दिया था वो आप लोगों को समझा दूंगा। अब घर में बहुत लोग जो है देख ही रहे होंगे, समझ ही गए होंगे कि उतनी पढ़ाई नहीं हो सकती ऐसे। तो जितना हो सकता है हम ये लॉकडाउन ख़त्म होने तक इसी तरीके से जो है धीरे धीरे करके चलेंगे। 5-6 दिन में शायद हो सकता है कि एक वीडियो में बना के भेजूँगा। सभी को तो नहीं भेज सकता। जो मैथ्स है ये ऐसी चीज़ है जिसमें आप लोगों को ये बात समझ में आ ही गई है कि बेसिक बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर बेसिक आपका क्लियर नहीं है तो आप जो है हर चैप्टर को नहीं पढ़ सकते, क्योंकि बेसिक जो है और मैथ्स जो है ये कैसी चीज़ है कि स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ता है। तो इसमें इसी वजह से मैं कुछ ही लोगों के लिए जो है वीडियो बना रहा हूँ, सबके लिए नहीं बना रहा हूँ। तो ये सवाल पे आते हैं। ये भी सवाल सिर्फ उनके लिए जिनका बेसिक जो है स्ट्रॉन्ग है, ये सब चीज़ें अब वो समझ गए। देखो, यहाँ पर जो है कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, जब ये ऐसे इस तरीके से क्रम में जाती है ना, तो इसमें क्या होता है कि कोई एक पैटर्न होता है, वो पैटर्न समझना है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो है 1/2 दिख रहा है आपको। ऐसी चीज़ आपको कब देखने के लिए मिलती है? जब हम कोई चीज़ इस तरीके से देखते हैं, जिनका मतलब कि अपूर्णांक में जो मतलब कि नीचे वाला छेद होता है या हर होता है, या डिनोमिनेटर में जो वैल्यू होती है वो अलग होती है, तब हम क्या करते हैं, क्रॉस करते हैं और ये आपस में गुना हो जाते हैं इस सिचुएशन में। और फिर ऊपर वाले का जो भी है प्लस है माइनस है वो करना होता है। तो यहाँ पर जो है हम ऐसा ही कुछ देखेंगे कि हमको ये जो है इस वैल्यू को इस पैटर्न में लाना है, लेकिन हमारा आंसर ऊपर में कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। यहाँ पर हम जोड़ेंगे तो 1 तो बनेगा नहीं, तो फिर हम यहाँ पर माइनस करेंगे, तो हमको ऐसा कुछ माइनस करना है, ठीक है, जिससे हमको यहाँ पर 1 की प्राप्ति हो जाए। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इन्हीं संख्याओं का इस्तेमाल करूँगा। तो देखो, मैंने यहाँ पर क्या किया कि ऊपर में 2-1 लिखा। इससे क्या होगा, ऊपर में मुझे जो वैल्यू चाहिए वही मिलेंगी, और यहाँ पर नीचे में 1 गुना 2। इससे क्या हो जाएगा कि जब हम दोनों को वैल्यू दे देंगे इनकी, जैसे कि यहाँ पर भी हम वही करेंगे। यहाँ पर 3 और 2 है तो हम ऊपर में भी 3 और 2 लिखेंगे, लेकिन हमारा आंसर ऐसा लिखना है कि हमारा आंसर 1 आना चाहिए। तो 3-2 लिख दिया, और नीचे में 2 × 3 जैसा था वैसा। ये पैटर्न ऐसे ही चलते जाएगा कंटिन्यू। तो देखते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है। जब मैं इसको अलग करूँगा तो क्या हो जाएगा, 2 के नीचे में आ जाएंगे 1 × 2 प्लस, यहाँ पर हो जाएंगे, सॉरी यहाँ पर बीच में माइनस है, माइनस मैंने क्या किया, ये जो है छेद दोनों को दे दिया। जैसे हम यहाँ पर करते a+b अगर है डिवाइडेड बाय c, तो हम क्या करते हैं, ये c को जो है दोनों को दे देते हैं, है ना, इस तरीके से। तो इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करके मैंने क्या किया, इनको अलग कर दिया। जो ये छेद था ये दोनों को दे दिया। यहाँ पर भी मैंने वही किया। 3 के नीचे में 2 × 3, बीच में माइनस, 2 डिवाइडेड बाय 2 × 3, 2 कैंसल, 3 कैंसल। यहाँ पर एक को कैंसिल करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो क्या दिखा यहाँ पर मुझे, ऊपर में 1 बचा, यहाँ पर नीचे में 1 बचा, ठीक है, माइनस यहाँ पर क्या बचा है, 1 और नीचे में 2, प्लस यहाँ पर क्या दिख रहा है मुझे, 1 2, ठीक है, 3 तो कैंसिल हो गया, माइनस यहाँ पर क्या हो गया, 1/3। अब एक चीज़ यहाँ पर मैंने नोटिस की क्या, कि ये जो फर्स्ट पार्ट था इसमें जो पहला लेटर था वो पहले आ गया, दूसरा लेटर बाद में आया। उसके बाद में ये सेकंड जो ये था वैल्यू, तो इसमें भी क्या हुआ कि फर्स्ट वैल्यू पहले आ गई, सेकंड वैल्यू बाद में आई, लेकिन इनके बीच में क्या आया, माइनस आ रहा है। मतलब कि ये जो भी पैटर्न बनेगा इनके बीच में वो इसी तरीके से बनेगा, माइनस के तौर पर। और इसमें मुझे क्या देखने के लिए मिला
कि ये पहली वाली संख्या को छोड़कर बाकी जितनी भी संख्या आ रही है उसके बाद के वाले के साथ में वो क्या हो रही है, कैंसिल हो रही है। तो ये कैंसिल होते जाएंगी, कब तक कैंसिल होते जाएंगी, आखिर तक। तो इसमें भी हम क्या लिखेंगे, +1/99 माइनस 1/100। अब 100 का कोई उधर आपको जोड़ी दिख रही है क्या, 100 की जोड़ी आगे में नहीं बनी। तो ये 100 को छोड़ के जो है सभी संख्याएं क्या हो जाएंगी, कैंसिल होती जाएंगी इस तरीके से। तो लास्ट में बचेगा क्या, इधर 1/1 और उधर लास्ट वाली वैल्यू बचेंगी -1/100। और जब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके छुड़ाओगे तो आपका आंसर आ जाएगा 99/100। तो ये हो गया। मैं सवालों को पहले ही जो है दे दिया है मैंने, जेरॉक्स जो है आपको ये वाली, तो आप इसमें से सवाल जो है देख चुके होंगे मेरे ख्याल से। तो जो रेलवे की बैच है उनके ही ये सवाल है पूरे। तो ये पहला सवाल, यहाँ पर ए बी सी के बीच का अनुपात दिया और उसके बाद में लेकिन गलती से इसे इस अनुपात में बांट दिया गया, इसके कारण बी को जो है 1000 रुपये का नुकसान हुआ है। तो कुल राशि का पता लगाए जिसका विवरण होगा। तो इस तरीके से आपको रेशो दिया है, ये आपका रेशो है जो सही है, और ये वाला रेशो गलती से लिखा गया है। तो अब आपको क्या करना है, इसको भी जो है इस तरीके से लिखना है, लेकिन हम इस पैटर्न में अभी इसको सॉल्व कैसे करेंगे ये इम्पोर्टेंट है। तो इसमें क्या करना पड़ता है, जब भी इस तरीके से आपको दिया रहेगा रेशो और इसको आपको ऊपर में लेके जाना है, तो आप डायरेक्टली ऊपर नहीं लेके जा सकते, आपको क्या करना पड़ेगा, एलसीएम निकाल के मल्टीप्लाई करना। तो इसका एलसीएम कितना आ रहा है, 72। तो 72 को जो है सभी से मल्टीप्लाई कर दो। तो क्या हो गया, यहाँ पर 72 को मैंने डिवाइड किया 6 से तो 12 आया। इससे आपको जो रेशो है सही वो पता चल जाएगा। और इससे 72 को डिवाइड किया तो 8। अब आपको जो रेशो मिला है ये आपका सही रेशो है, ठीक है, इसका ही रेशो जो है ये बन गया अभी। अब हम जो है इसको जो है वहाँ पर लिखेंगे। देखो हम अपने फ्रैक्शन वाली मेथड से ही करेंगे, जो मैं आपको हमेशा तरीका बताता हूँ। परसेंटेज में मैंने पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था मैंने अभी तक के, कि अगर आपको फर्क दिया है तो आप फर्क लिखेंगे। तो फर्क आपको दिया है 1000 रुपये का, ठीक है, जैसे रेशो एंड प्रोपोर्शन में हम करते हैं ना, वही वाली मेथड से करेंगे। और मैंने हमेशा बताया ये मेथड आपको हमेशा काम में आएंगी। लोग इसको समझा नहीं पाएंगे, लेकिन इस मेथड से जो है मैं इसको एक्सप्लेन कर पाऊंगा। देखो यहाँ पर आपका जो गलत रेशो है ये है, ठीक है, ये आपका सही वाला रेशो है। इसमें उसने बोला है कि बी की जो वैल्यू है, ठीक है, इसमें फर्क है कितने का, 1000 रुपये का। तो देखो ये जो है हमको किस में दिया है, रेशो में दिया है। हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पर टोटल हिस्सा जो है, अगर मैं इनको टोटल करूँ तो 23 बनता है। तो बी का जो है पहले वाला हिस्सा कितना था, 23, मतलब कि ये टोटल था। तो टोटल में से बी का हिस्सा था 8, 23 में से 8 हिस्सा था। वैसे ही अब जो गलत इक्वेशन, मतलब कि जो गलत रेशो आपको दिया था, उसने जो गलत रेशो लिया है, इसमें भी एक चीज जो थी कॉमन क्या थी, यही वैल्यू उसने यहाँ पर लिखा था। तो इसमें x की वैल्यू समान रहेंगी, उसको आपको अलग से लेने की जरूरत नहीं, इसके लिए अलग और इसके लिए अलग लेने की जरूरत नहीं है। जो कॉमन मल्टीपल है, जो कॉमन मल्टीपल है जो यहाँ पर है वही यहाँ पर भी होगा, ये आपको याद रखना है, क्योंकि यही वैल्यू उसने यहाँ पर लिया है। तो उसका आपको यहाँ पर अलग अलग वैल्यू नहीं लेना है। अब ये b की जो है पुरानी वाली वैल्यू थी, और ये जो b की जो है ये नई वाली वैल्यू है, रेशो है, सॉरी यहाँ पर सॉरी नया वाला रेशो है, और इसमें नई वाली वैल्यू b की क्या है, 9 है। लेकिन 9 कितने भाग में से 9 हिस्सा है b का यहाँ पर, तो टोटल ये कर लो कितने हो गए, 21 और ये 29। मतलब कि अगर टोटल 29 हिस्सा है तो यहाँ पर b का हिस्सा है 9, मतलब कि 29 में से 9।
इनके बीच का फर्क जो है ये है, और आपको टोटल हिस्सा निकालना है। तो टोटल हिस्सा कौन सा होता है? हमेशा जो नीचे होता है, ये जो नीचे जो है ये हमारा टोटल हिस्सा रहेगा। तो हम आगे में जाते हैं, क्या होता है कभी कभी जैसे जैसे आगे जाएंगे पहेली अपने आप सुलझती जाती है। तो मुझे यहाँ पर फर्क दिया था किसके, नए जो पुराना वाला बी की वैल्यू थी और जो अभी नया वाला बी का हिस्सा है, इन दोनों के हिस्सों के बीच का फर्क था। तो इन दोनों के हिस्सों के बीच का फर्क देखते कितना आता है। तो यहाँ पर फर्क ऐसे नहीं निकाल सकते, क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, 8 9 72 232। ठीक है, 232 आ गया इसको मल्टीप्लाई करने के बाद में। और 9 से 23 को मल्टीप्लाई करेंगे, देखते हैं कितना आता है। तो कितना आएगा, 207। ठीक है, ये क्रॉस मल्टीप्लाई किया मैंने। और नीचे में क्या आएगा, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, 23 गुना 29। अब ये आपका क्या हो गया है, ये आपका हो गया है कुल हिस्सा, ये आपका हो गया है फर्क। कितने का आ रहा है, 232 में से 207 माइनस कर दिया, कितने आएंगे, 25। तो इसको मैं मिटा देता हूँ, अभी जगह थोड़ी कम है। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि अगर ये टोटल हिस्सा है, ठीक है, इस टोटल हिस्से में से जो 25 है ये फर्क है बी के दोनों हिस्सों के बीच का, और यहाँ पर फर्क कितना दिया, 1000 रुपये। तो ये जो 25 हैं ये बराबर रहेंगे 1000 के, रेशो में हम वैसे ही करते हैं ना। ठीक है, और ये जो आपको नीचे वाला हिस्सा दिया है ये आपका क्या हो जाएगा, टोटल हिस्सा। अब फिर से हम एक अलग फॉर्मेट में जाएंगे। टोटल हिस्सा आपका रेशो का दिया है 23 गुना 29, इसको अभी मैं मल्टीप्लाई नहीं कर रहा अभी। आपका टोटल हिस्से जो फर्क है वो कितना है, 25 है। 25 आपका फर्क है। 25 के लिए आपको वैल्यू दिया है कितनी, 1000। आपको निकालना किसके लिए है, इस वैल्यू के लिए निकालना है। टोटल हिस्सा कितने के बराबर है उसने ये बोला है, तो इसके लिए आपको निकालना है। तो हम देखते हैं कि क्या आंसर आएगा इससे। इसको अगर हम इधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 25 से इसको डिवाइड कर दिया, और जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 26,000 समथिंग। ठीक है, 26,000 कुछ आएगा। मैं उतना समय ये नहीं करूँगा, आप इसको मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हो। 40 गुना 23 गुना 29। ठीक है, जो भी आपका आंसर आएगा वही आपका आंसर होगा। कैलसी का इस्तेमाल आप कर सकते हो आंसर निकालने के लिए। देखो एक चीज़ यहाँ पर समझ लो, आपको फाड़े आने चाहिए, फाड़े बनाने आने चाहिए, या फिर क्योंकि जो पेपर आ रहे हैं एनटीपीसी हो गया, ग्रुप डी हो गया, इसमें ऐसे ही कैलकुलेशन आ रहे हैं, हार्ड कैलकुलेशन, डिफिकल्ट। तो जैसे कि यहाँ पर आप कौन से तरीके से करते हो मल्टीप्लिकेशन इंपॉर्टेंट है। मैं 29 का फाड़ा मुझे थोड़ा बहुत याद है। 29 किया कितना होता है, 87 के 7 हो गए, 8 ऊपर के, 29 दूना 58 और 8 66। ठीक है, इसको 4 से 40 से गुना करना है अभी, 8 हो जाएंगे, 28 2 26, 2 26 और ये सॉरी ये 26 ही होगा, मतलब कि एक जीरो लगा देंगे, 26,680। तो ये आंसर है इसका। उसके बाद में दूसरा सवाल, ए और बी के 1.5 वर्ष के बाद जो है 1573 रुपये देने हैं, तथा बी को ए के 6 माह बाद 1444.50 ठीक है रुपये देने हैं, यदि साधारण ब्याज की दर 14% हो तथा सभी एक दूसरे के वर्ष का निपटारा करना हो तो किसको कितने रुपए देने होंगे, ये सवाल में पूछा है। ठीक है, अब यहाँ पर दो लोग हैं। पहले तो उसने बोला क्या है ना, ये सवाल समझ में ही नहीं आ रहा होगा कुछ लोगों को। उसने कंडीशन में ये बोला है कि ए को जो है किसको पैसे देने हैं, बी को पैसे देने हैं। तो बी को कितने पैसे देने हैं, पहले तो उसने वर्ष दिया है 1.5 वर्ष। ठीक है, तो 1.5 वर्ष को मैं 3/2 लिखूंगा, 3 के आधे 1.5 है ना। उसके बाद में कितने
देने हैं उसको 1573। ये आपको जो दिया है, अगर मैं मराठी में बोलूँ तो ये रास है, ठीक है, या फिर हिंदी में मैं बोलूँ तो ये मिश्र धन है जो आपको दिया है। ये आपको समझ में आना चाहिए। तो ब्याज प्लस मूलधन, जैसे कि आपने बैंक में पैसे जमा किए तो आपको सिर्फ जितने पैसे जमा किए उतने थोड़ा ना मिलेंगे, आपको उसका ब्याज भी मिलेगा साथ में। जैसे आपने 10,000 रुपये जमा किए तो 2,000 अगर ब्याज आ गया तो आपको कितने मिले? 12,000। तो वो यही बोल रहा है यहाँ पर, उसने टोटल जो है इतना पैसा किसको लौटाया है? बी को, 1.5 वर्ष के बाद में। और यहाँ पर दर भी दिया है, दर कितना है? 14%। ये इतनी चीजें दी है पहले कंडीशन के लिए। फिर दूसरे कंडीशन में क्या बोला है कि अब जो बी है ये ए को 6 माह बाद कितने रुपए दे रहा है? ठीक है, इतने रुपए उसने दिया। ये हमारे लिए हो गया मिश्र धन। और उसके बाद में ब्याज की दर दिया है, यहाँ पर भी सेम ही है 14%। इतनी चीजें दिया है। अब देखो जो मिश्र धन बनता है ना, ये कैसे बनता है ये पहले समझ लो। मिश्र धन बनता है किसके साथ में? जब उसमें मूलधन में ब्याज मिल जाता है ना, तब मिश्र धन बनता है या राशि बनती है। तो आपको जो है यही चीज समझना है यहाँ पर कि ये कितने परसेंट के बराबर है। हम अपने वही वाले तरीके में जाएंगे। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि अगर आपको परसेंटेज निकालना है कि टोटल कितना परसेंट ब्याज हो रहा है, तो ब्याज का परसेंट अगर निकालना है कि ब्याज अगर प्रतिशत में अगर मैं बोलूँ तो कितने के बराबर होगा, तो आपको क्या करना है? सिर्फ इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है बस। तो 3/2 गुना 14, ये आपका ब्याज हो जाएगा, कुल ब्याज, मतलब जितने भी साल का है उसके साथ में डायरेक्टली गुना कर दो। तो क्या मिला मुझे यहाँ पर मिले 21%। तो 21% तो इसका ब्याज हो गया। इधर इसका ब्याज का परसेंट देख लेते कितना हुआ। तो आपको सिंपल क्या करना है, जितना आपको दिया है ना साल, उससे मल्टीप्लाई करना है। अब 6 माह का मतलब होता है आधा साल, तो आधे से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये कितने हो गए? ये हो गए 7%। ठीक है, तो यहाँ पर ब्याज 7% है, यहाँ पर ब्याज 21% है। और आपका जो मूलधन होता है वो कितना प्रतिशत होता है? हमेशा 100%। अब हम हमेशा अपने वाले तरीके से ही करेंगे। तो हमारा तरीका क्या है? हमको वैसे तो निकालना क्या है, दिया क्या है, सॉरी यहाँ पर राशि दिया है। कितनी राशि दिया है? 1573। अब देखो यहाँ पर जो है, पहले तो हम सवाल को समझते, उसने पूछा क्या है। उसने ये बोला है कि सभी को एक दूसरे का वर्ष का निपटारा करना है और किसको कितने रुपए देने हैं, ये पूछा है। अब एक तो उसने ये बोला है कि ये पूरा निपटारा हो जाएगा पूरा पैसे का, तो किसको कितने रुपए देना है। अगर ऐसे अगर मैं देखूँ तो सीधी सीधी सी बात है, यहाँ पर इसने बी को जो है कितने पैसे देना है? 1573। और ए को कितने पैसे देना है? 1444। अगर मैं ये सोचूं कि अगर हमको सीधा सीधा जो है निपटारा इससे ही माइनस करके पता चलता है, तो हम अगर माइनस कर दे तो हमारा आंसर आ रहा है 128.50। कभी कभी सवाल नहीं समझ में आता है ना, तो ऑप्शन पे देखना कि ऑप्शन में दिया है क्या ऐसा कुछ। ऑप्शन में 28.50 दिया है, लेकिन 128 नहीं दिया है। चलो आगे चलते हैं। मैं यहाँ पर सबसे पहले तो क्या करूँगा, मूलधन निकालूंगा। मुझे मूलधन निकालना है कि कितना आ रहा है। मिश्र धन मुझे पता है, ठीक है, मिश्र धन का मतलब सभी को पता है कि क्या होता है, जो अमाउंट हमको मिलता है पूरा, ठीक है। यहाँ पर कितना दिया? 1573। अभी मैं ये बोल सकता हूँ
कि इसमें 21% का ब्याज ऐड हुआ है। हमारा मूलधन 100% रहता है, इसमें 21% का ब्याज ऐड हो गया तो ये 121% बन गया। यहाँ से मूलधन निकाल लो, ठीक है, हम यही वाले फॉर्मूले से निकालेंगे। इसको आप डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आएगा 13, और 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएंगे 1300। तो यानी कि इसका जो मूलधन है वो मुझे मिला है 1300, यानी कि इसने 1300 रुपये किसको देना है, बी को। उसके बाद में यहाँ पर उसी तरीके से हम निकालने की कोशिश करते हैं, मूलधन और मिश्र धन। तो मैं ये बोल सकता हूँ 1444.50, ये तो हमारा क्या हो गया, ये हमारा मिश्र धन हो गया, जो कि कितने परसेंट बन जाएगा, ये 7 और ये 100, तो 107%। 107 से जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आपका आंसर इतना आता है 135, और अब इसको पॉइंट आता है 13.5, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका जो मूलधन है वो मिल जाएगा 1350। आप कैलकुलेशन करके देख लो, 1350 आ गया। तो यहाँ पर जो है एक चीज़ क्या दिख रही है कि इसने 1350 रुपये दिया किसको, ए को, और यहाँ पर बी को कितने रुपए मिले, 1300। कितने रुपए और चाहिए, मैं बोल सकता हूँ 50 रुपये। तो ये भी हो सकता है, ठीक है। उसने सवाल में वैसे तो एक्यूरेटली पूछा क्या है समझ में ही नहीं आ रहा है मेरे हिसाब से। तो जो है यहाँ पर ये जो सवाल जो पूछा गया है वो उसमें शायद कोई लाइन जो है मिसिंग है, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। 1350 यहाँ पर हो जाएंगे तो दोनों के बराबर हो जाएंगे ना मूलधन। तो यहाँ पर जो है मैं बोल सकता हूँ बी को और 50 रुपये चाहिए, है ना, बी को और 50 रुपये देने पड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर उसने सवाल में यही पूछा था कि कितने रुपए और देने पड़ेंगे, किसको देने पड़ेंगे, तो किसको देने पड़ेंगे, बी को देने पड़ेंगे 50 रुपये, ठीक है। इस तरीके से इसको करना था। और जहाँ तक के जो है मुझे नहीं लगता कि ये सवाल में उसने सही तरीके से पूछा है। एक्चुअल में सवाल जो है पूछने का जो तरीका है इसमें कुछ ना कुछ मुझे ऐसा लग रहा है, एक हाथ कोई लाइन जो है मिसिंग है। होता है कभी कभी किताबों में प्रिंट मिस्टेक रहती है। अगले सवाल पर जाते हैं। 3 नंबर का सवाल, दो पुरुष कुलदीप और आगरकर अलग अलग जो है काम करते हैं, 8-12 घंटे में एक मैदान को काट सकते हैं। यदि वह 9 बजे जो है काम शुरू करते हैं, वैकल्पिक रूप से 1 घंटे अधिक काम करते हैं, तो घास के कटाई कब पूरी होंगी। ये सवाल अनिल ने भी पूछा था मुझे, ऐसा ही एक सवाल। देखो इस सवाल में जो है आपको वही अपने वाले तरीके से करना है कि जो कुलदीप है वो तो 8 घंटे में, ठीक है, 8 घंटे में घास काटता है, और जो आगरकर है वो 12। दोनों का एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम का हमेशा मतलब हमारा क्या होता है, काम, ठीक है। एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम इसमें 8 और 12 कितना आएगा, 12 या 24 एलसीएम हो गया, यानी कि 24 हमारा ये टोटल काम हो गया है। यहाँ पर 24 को डिवाइड कर दो 8 से, 24 को 8 से डिवाइड किया तो 3, 24 को 12 से डिवाइड किया तो मुझे पता चला 2। अब इसका मतलब ये क्या रहेगा, तो इसका मतलब क्या है कि 1 मिनट में जो है ये 2 काम करता है, ये 3 काम करता है। उसने वैसे भी सवाल में यही पूछा है, सॉरी 1 घंटे में, 1 मिनट बोल दिया मैंने, 1 घंटे में ये 3 काम करता है, ये 2 काम करता है। अब उन दोनों को मिलकर जो है बारी बारी काम करना है, और कितना काम करना है, 24। जब 24 काम हो जाएगा तो रुक जाना है और देखना है कितना समय हो गया। तो शुरुआत कौन कर रहा है, कुलदीप कर रहा है ना। तो कुलदीप ने पहले काम किया 3, और फिर उसके बाद में किसने काम किया, 2, आगरकर ने। कुलदीप और आगरकर का काम हो गया, ये 1 घंटा इसने इस्तेमाल किया, 1 घंटा इस्तेमाल किया इसने, तो 2 घंटे में कितना काम हो गया, मैं बोलूँगा 5 काम हो गया 2 घंटे में। हमको कितने काम करना है, 24, 2 घंटे में 5 काम हो गया, फिर 5 होगा 4 घंटे में, है ना। फिर उसके बाद में
ये 2-2 घंटे पकड़ते जाओ, 15 हो गए, 20 हो गए, ठीक है। और उसके बाद में अब अगर मैं 5 मिलाऊंगा तो 25 हो जाएगा। उतना नहीं करना, हमको 24 पे रुकना है। 24 पे रुकना है। यहाँ तक के कितने घंटे हो गए हैं? 8 घंटे हो गए, है ना, काम करते करते। अब यहाँ पर जैसे कि हमने देखा था कि आगरकर को 2 घंटे लगे, है ना। अब उसके बाद में वापस की बारी किसकी आएंगी? कुलदीप की। 3 जोड़ देंगे, कितने हो गए? 23 हो गए। अब हमको कितना जोड़ना है? 1 जोड़ना है, ठीक है, 1 काम। अब यहाँ पर आपको ये जो काम है ये कितना काम करता है? 1 घंटे में 2 काम करता है। तो 1 काम कितने घंटे में करेगा? देखो इसको 60 मिनट लग रहे हैं ये काम करने के लिए, है ना, इसको आगरकर को। तो मैं ये बोल सकता हूँ 30 मिनट में ये 1 काम करेगा। यानी कि इसके हम कितने जोड़ेंगे? 1 काम के 30 मिनट, यानी कि आधा घंटा, ठीक है। ये कितने हो गए? 8, और ये एक 9 और ये आधा, यानी कि कितने हो गए? 9.5 घंटे। 24 काम जो है कितने में पूरा हो गया? 9.5 घंटे में। अगर आपको ये निकालना है आखिरी में, मैंने कैसे निकाला, ये अलग अलग आते हैं इसमें सवाल। कभी अगर ऐसी कंडीशन आ गई आपको आखिरी का काम निकालना है तो यही वाली मेथड इस्तेमाल करना। जैसे कि आपको ये पता है कि जो पूरा काम है ये कितने में कर रहा है? 2 काम। आप इसको मिनट में कन्वर्ट कर लेना, 60। इसके पहले का जो अनिल का सवाल था वो भी ऐसा ही था, तो उसमें भी मैंने ऐसे ही निकाला था। फिर आखिरी में उसको काम पूरा होने के लिए कितना करना है? बस 1 ही करना है। तो ये 1 कितने के बराबर है ये निकालना है, ठीक है। तो इस तरीके से फिर आप क्रॉस करके जो है इसको सॉल्व कर सकते हो। जैसे कि इधर लेके गए, या फिर इसको डायरेक्टली डिवाइड कर दो, 30 x = आ गया 30। तो यहाँ से जो है मुझे पता चला कि उसको 9.5 घंटे में जो है, ये 9.5 घंटे में ये काम पूरा हो जाएगा। काम कितने बजे शुरू हुआ था? 9 बजे शुरू हुआ था। 9 में 9.5 मिला दो, कितने हो जाएंगे? 18.30। 18.30 यानी कि 6:30। उसके बाद का 4 नंबर का सवाल। एक ट्रेन में उतने ही डिब्बे हैं जितने डिब्बे में सीट। एक डिब्बे में 25 व्यक्ति है जो उसके क्षमता का 71.3/7% है। अधिकतम यात्रियों की संख्या ज्ञात करें यदि 20% स्थान हमेशा खाली रहे। सवाल में पूछा क्या है? पहले तो उसने कंडीशन हमको क्या क्या दिया है। एक डिब्बे में जो है 25 व्यक्ति बोला है, ठीक है। अब इसमें उसने बोला है अभी फिलहाल जो है दो कंडीशन क्या। पहली कंडीशन में बोला है कि 25 व्यक्ति है, जो कि कितने के बराबर है बोला है? उसकी क्षमता का 71, मतलब कि जितना भी ओवरऑल है ये उसका कितने के प्रतिशत के बराबर है? इतने प्रतिशत के ये बराबर है, उसने ये कंडीशन में दिया है। मतलब ये जो 25 है ये बराबर है 71% के। अब हमको इसमें पता नहीं है टोटल कितनी सीटें हैं, उसने इतना बोला है कि 25 भरे हैं। अब एक और कंडीशन बोला है कि जितने डिब्बे हैं, ठीक है, यहाँ पर डिब्बे सही बनाना पड़ेगा, ठीक है। इस तरीके से जितने भी डिब्बे हैं उनकी संख्या किसके बराबर है? सीटों की। तो डिब्बों की संख्या इक्वल टू मैं बोल सकता हूँ किसकी? सीटों की संख्या। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसी से जो है सीटों की संख्या निकालते हैं, इससे डिब्बों की संख्या भी पता चल जाएंगे। तो देखते हैं इसको, अगर मैं परसेंटेज में बनाऊँ तो क्या होगा? ये मल्टीप्लाई कर दो, 71 × 7, 7 × 7 49, 49 और ये 7, 3 मिला दिया तो हो गए 500। इसको पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दो, 500/7। मुझे क्या मिला? 500/7 परसेंट। परसेंट का मतलब क्या होता है? डिवाइडेड बाय 100। तो मैं इसको बोल सकता हूँ नीचे में इंटू 100, यानी कि क्या हो जाएगा? 700। तो यहाँ पर 500/7। अब ये जो 700 है ये नीचे वाली वैल्यू है, हमको हमेशा क्या बताती है? टोटल संख्या। यानी कि 700 अगर टोटल है तो उसमें से 500, है ना। तो ये मैं बोल सकता हूँ कि 25 जो है ये बराबर है किसके? 700 के, सॉरी 500 के। 25 जो है बराबर है 500 के। हमको डिब्बों के अंदर में जितनी सीटें है वो पता करना है कि कितनी सीटें टोटल सीटें कितनी है रेशो में। अगर मैं देखूं, ये मान लेते हैं हमारा रेशो है, ये 500 ये 700,
तो ये 700 है, तो 700 के लिए कितना, इससे हमको सीटों की संख्या पता चल जाएंगी। ये 2 0 कैंसल, 7 से इधर मल्टीप्लाई कर दिया, 5 7 35। तो यहाँ पर मुझे क्या पता चला कि उसमें डिब्बों में टोटल कितनी सीटें हैं, 35 हैं। अब उसने बोला है कि उस 35 में से कितनी भरी हुई होनी चाहिए, बस 20% खाली रहनी चाहिए बोला है। अब 35 में से उसने बोला है कि 20% खाली रहनी चाहिए और बाकी भरी रहनी चाहिए। तो ऐसे कितने यात्री समाएंगे उसमें। तो पहले तो हम ये निकालते हैं कि यात्री को अब कितना, मतलब कि हमको कितने यात्रियों को बिठाना है। ठीक है, कितने यात्रियों को हमको बिठाना है 35 में से। तो यहाँ पर 35 जो है हमारे कितने के बराबर हो गए, 100% के, है ना। यहाँ पर हमको चाहिए किसके लिए, 80 के लिए चाहिए, 20 के लिए हमको निकाल देना है। तो मैं ये बोलूँगा 100 जो है ये बराबर है 35 के, 80 कितने के बराबर है ये निकालना है। इस तरीके से कंडीशन 0 0 कैंसल, यहाँ पर 5, यहाँ पर 4, 5 से इसको डिवाइड कर दिया, 7 7 गुना 4 28। इसको y ले लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हमको कितने यात्रियों को बिठाना है, 35 में से 28। तो एक डिब्बे में 28 है, ऐसे डिब्बे कितने हैं, 35 है। तो 35 बार जो है हम क्या करेंगे, इन 28 को जोड़ देंगे, टोटल यात्री पता चल जाएंगे। या फिर हम क्या करेंगे, डायरेक्टली 35 को 28 से गुना कर देंगे, है ना, कि 35 डिब्बों में कितने यात्री हो जाएंगे, हर डिब्बे में 28 28 बैठ रहे। तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। 28 से 5 को गुना कर दिया, 140, 14, 28 गुना 56, 60 और 24 64, नहीं 60 84, 84 और 14 98, तो 980 इसका आंसर आएगा। तो यानी कि कुल यात्री कितनी आएंगे उसमें, 980। देखो 5 नंबर का सवाल, अनुराग ने 20% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से वार्षिक तौर पर एक स्कीम पर इन्वेस्ट किए कुछ पैसे। 2 साल के बाद उसने पहले धन के जो है 75% फिर से इन्वेस्ट किया। 3 साल के बाद में उसको जो है 7024 कुल ब्याज प्राप्ति हुई। तो शुरुआत में उसने कितने रुपए इन्वेस्ट किए थे, यानी कि सिंपली हमको क्या निकालना है, मूलधन निकालना है। मूलधन यानी कि अमाउंट, अमाउंट निकालना है आपको, ठीक है। कितना है, उसने हमको टोटल मिश्रधन दिया है, कितना रुपए उसको मिल रहा है 3 साल के बाद में। तो 3 साल के बाद में उसको मिले हैं कितने, ये हमको दिया है मिश्रधन 7024, या फिर मैं उसको बोलूँ मराठी में तो रास दिया है इतना, 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज सब इसमें आ गया। सॉरी यहाँ पर गलती हो गई, यहाँ पर उसने सीधा सीधा बोला है कि ब्याज है, ये चक्रवृद्धि ब्याज है, कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। ब्याज इतना है। अगर हमको ब्याज का प्रतिशत पता चल जाए ओवरऑल तो हम जो है आंसर निकाल सकते हैं। हमको इतना पता है कि जो अमाउंट होता है, यहाँ पर हमको उसने क्या पूछा है, अमाउंट यानी कि मूलधन पूछा है, जो कि 100% के बराबर होता है। ये जो ब्याज है चक्रवृद्धि ब्याज, ये है 7024, ये प्रतिशत में कितना होगा पहले ये समझते हैं। तो इसको जो है आपको पहले तो समझना है, 3 साल के लिए उसने 20% के हिसाब से जो है इन्वेस्ट किया, ठीक है, 20% के हिसाब से 3 साल के लिए। लेकिन जब 2 साल हो गए तो तीसरे साल में उसने क्या किया, जो अमाउंट था उसका 75% फिर से इन्वेस्ट कर दिया। तो चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, जो ब्याज होता है उसके ऊपर में ब्याज मिलता है। तो ये जो पुरानी वाली अमाउंट है, ठीक है, मान लेते ये पुराना अमाउंट जो है 100 था पहले का, 2 साल के बाद में उसने 75 रुपये फिर से इन्वेस्ट किया, ऐसा मान के चलते 75%, ये 100%। तो यहाँ पर जो है ब्याज कितना हो रहा है, इसका ब्याज अलग रखेंगे क्योंकि ये इसमें नहीं मिलेगा, इसके ऊपर में ब्याज मिलेगा अब अलग से। तो इसके ऊपर में कितना ब्याज मिलेगा, 20%।
तो इसका 20% अलग निकाल लो, कितने के बराबर है? तो मैं ये बोल सकता हूँ यहाँ पर आया 15%, तो ये 15% ब्याज इसका मिलेगा 75 के ऊपर पे, ठीक है। यहाँ पर भी निकालते हैं 100 के ऊपर पे कितना ब्याज हो जाएगा उसका 3 साल का। तो हम क्या करते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज में जब 3 साल का निकालना होता है हम डिब्बे बनाते हैं, है ना, ये वाली मेथड मैंने बताया था आप लोगों को। तो इसमें क्या होता है, पहले साल का तो 20% रहेगा जो हम इस तरीके से लिख देंगे 20-20, दूसरे साल पर इसके ऊपर में ब्याज मिलेगा, ब्याज के ऊपर में ब्याज मिलता है ना, तो इसके ऊपर में 20%, 20 के फिर से 20% निकाल लो, तो 2 जीरो कैंसिल हो गए तो कितना आ गया 4, तो 4 4 4, अब 4 के ऊपर में 20% मिलेगा उसको तीसरे साल। ये तो इसका अलग हिस्सा रहेगा ना, ये ब्याज के ऊपर में ब्याज मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आंसर कितना आया 0.8। अब इनको प्लस कर दो तो टोटल कितना बना 72.8, तो 72.8 इसका पहले का ब्याज हो गया, जो 75% इसने इन्वेस्ट किया उसका ब्याज हो गया 15, टोटल ब्याज कितना हो गया 15 प्लस 72 यानी कि 87.8, ये इसका टोटल ब्याज है। और इसने ब्याज की वैल्यू दिया है और हमको मूलधन पूछा है जो कि 100% के बराबर है, इसके लिए निकालना है। तो फिर हम यहाँ पर ये 100 को उधर लेके जाएंगे, आंसर आपका निकल जाएगा, ठीक है। तो x इक्वल टू 70 24 डिवाइडेड बाय 87.8, ये पॉइंट को अभी फिलहाल तो रहने देता हूँ, इंटू 100, पॉइंट को हटा दो, इधर ऊपर एक जीरो बढ़ा दो, तो क्या हो जाएगा, ये इधर 1000 हो गए, ठीक है। अब इसको डिवाइड कर लो प्रॉपरली, आप इसको डिवाइड कर सकते हो, इसका पूरा भाग जाता है या नहीं देखना पड़ेगा, कहीं गड़बड़ तो नहीं होगी। चार सब आता है 8 में, देखते हैं 8 में 4 कब आता है, 8 64 होता है, तो देखते हैं 8 से मल्टीप्लाई करके इतना आता है क्या। तो अगर इतना आ रहा है तो भाग चले जाएगा, 8 या 24, 4 2 8 9, 8 से 56 56, 8 चौ 32, 56 और 3 यार 59 हो जाएगा, ये अमाउंट गलत लिखा है ऐसा लग रहा है। देखते हैं कितना आता है, 8 64 सॉरी 6 आएगा, 56 56 और ये 2 6, 8 64 70 बराबर है। तो ये इसमें 8 का भाग जाता है पूरा, ठीक है, इसमें पूरा 8 का भाग चले गया, 8 गुना 1000 यानी कि 8000, ठीक है। इस तरीके से इसको करना था। ये वाली मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको समझना है, ऐसे सवाल आ रहे हैं बहुत, लेकिन जिसको मैंने इसके पहले का पोर्शन पढ़ाया ना चक्रवृद्धि ब्याज उनको ही समझेगा, और ये मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को, ठीक है, जिससे आपको बाद में ये समझने में आसानी जाएगी। उसके बाद में 9 नंबर का सवाल, एक सैनिक कैंप में 500 ग्राम प्रति सैनिक की दर से 950 सैनिकों के लिए 200 दिन खाने की सामग्री थी। 300 दिन बाद 300 सैनिक 70 दिन बाद किसी दूसरे कैंप चले गए तो खाने की सामग्री बचे सैनिकों के लिए कितने दिन चलेंगी। सवाल में पहले पूछा क्या है, तो उसने हमको ऐसे सवाल में क्या करना है ना, ये टाइम एंड वर्क में भी आता है देखा जाए तो। 950 लोग हैं, ठीक है, इनको जो है ये खाना जो है 200 दिन में ख़त्म करना है। अब यहाँ पर क्या हो गया कि 70 दिन के बाद में 300 लोग चले गए, तो मैं बोल सकता हूँ कि यार अब 650 लोग बचे हैं। अब इनको जो है ये जो खाना है कितने दिन चलेगा इनके लिए, अब ये खाना कितने दिन चलेगा ये पूछा है। तो देखो अब यहाँ पर लोग कम हो गए, ठीक है, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि अब ये जो 130 अगर मैं ये बोलूँ कि अगर उतने ही लोग होते तो बराबर 130 दिन ये खाना चलता है ना,
यही 950 लोग जो है 130 दिन खाना चलाते हैं। तो यहाँ पर जो आपको फॉर्मूला इस्तेमाल करना है, कौन सा फॉर्मूला? आदमी गुना दिन। ये फॉर्मूला हम कहाँ पर पढ़े? टाइम एंड वर्क में ही पढ़े ना, आदमी गुना दिन, है ना, आदमी गुना दिन। तो यहाँ पर ये क्या बनेगा? आदमी गुना दिन, ये किसका फॉर्मूला होता है? काम का। मतलब कि इन्होंने जितना काम किया, खाने का भी क्या है? काम ही है ना। तो यानी कि इन्होंने 950 लोगों ने अब 130 दिन का जो काम था वही अब काम 650 लोगों को करना है, और उसके लिए कितने दिन लगेंगे वो हमको निकालना है। ठीक है, इनको कितने दिन लगेंगे ये निकालना है। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि 950 लोग हैं, जो कि बराबर अगर वही तरीके से चलते अपने 70 दिन उन्होंने खाना खा लिया, अब अगर 200 दिन ये पूरे काम करते थे तो अभी वो 130 दिन में वो काम कर सकते थे खाने का। लेकिन अब क्या हो गया? आदमी की संख्या कम हो गई है ना। अब कितने हो गए? 650 लोग हो गए। अब इनको जो है कुछ अलग जो है समय जो है क्या लगेगा? ज़्यादा समय तक ये खाना खाते रहेंगे, है ना। तो मैं ये बोल सकता हूँ, क्योंकि आधे लोग तो चले गए, तो ये हमको निकालना है कितने दिन ये खाना चलेगा। तो इससे जो है आपका आंसर आ जाएगा। ये इसको आपने डिवाइड कर दिया तो कितने आ गए? 5। 5 से इसको डिवाइड कर दिया तो कितने आ गए? x इक्वल टू 190, यानी कि 190 दिन जो है ये खाना चलेगा। अब सेम सवाल जो है इसके जैसे ही है, इसी फॉर्मूले से करेंगे। देखो 7 नंबर का सवाल, 1500 बाढ़ पीड़ितों हेतु 48 दिनों की भोजन सामग्री है। यदि 13 दिन के बाद कुछ और बाढ़ पीड़ित आ जाते हैं तो भोजन सामग्री जो है 25 दिन और चल पाती है। तो नए आने वाले बाढ़ पीड़ित की संख्या कितनी है? सबसे पहले कितने थे? 1500 लोग थे, जो कि ये खाना जो है 48 दिन चलाने वाले थे। लेकिन क्या हुआ कि 13 दिनों के बाद में, मतलब 13 दिन तक के नॉर्मली 1500 लोग ही थे, खाना खा रहे थे अपना। अब इसमें जो है 13 दिन तो जो है इन्होंने काम चला लिया, अब बचे दिन कितने हैं? 35 दिन, और ये खाना चलने वाला था। कितने? यही 1500 लोग खाने वाले थे 35 दिन भी। लेकिन यहाँ पर उन्होंने क्या बोला कि अब कुछ लोग जो है और आ गए हैं, इसलिए लोगों की संख्या बढ़ गई है। अब हमको पता करना है कि अब उसने ये भी दिया है कि ये जो लोग हैं ये 25 दिन खाना चलाएंगे। अब 1500 प्लस x जो है ये 25 दिन खाना चलाएंगे, वही वाला फॉर्मूला आदमी गुना दिन। और पहले वाले लोग कितने दिन चला सकते थे? 35 दिन चला सकते थे। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया वही। लेकिन अब यहाँ पर ये वाला पूछा है कि कितने और लोग आ गए, तो इसको आप कर सकते हो। 25 को इधर लेके आ गए, डिवाइड कर दिया इसको, 25 6, ठीक है 60, और इसको मल्टीप्लाई कर दो, 60 गुना 35, 6 90 200 2700 आएगा क्या? 35 गुना 70 70 3 2100, और यहाँ पर 1500 प्लस x, ये 1500 उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, यानी कि x इक्वल टू कितना आ जाएगा? 600 लोग। तो यानी कि कितने लोग और शामिल हुए? 600।